नमस्कार। भारत और पश्चिमी देशों के रिश्तों में ना आजकल एक खास किस्म का तनाव दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, और इसकी एक बड़ी वजह रूस के साथ भारत के संबंध है। सही कहा। तो आज हम इसी मुद्दे की जरा गहराई में उतरेंगे। एक लेख है द टेलीग्राफ में, पूर्व रॉयल नेवी अधिकारी हैं टॉम शार्प, उन्होंने लिखा है। हाँ, मैंने देखा वो लेख। काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। बिल्कुल। तो इसी लेख और कुछ और स्रोतों के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम में, खासकर शार्प जैसे आलोचक, भारत की विदेश नीति को किस नजर से देख रहे हैं। चलिए खोलते हैं इस भू राजनीतिक तस्वीर को परत दर परत। तो शार्प का नजरिया, जैसा आपने कहा, काफी तीखा है। उनका तो मानना है कि भारत अब पश्चिम का दोस्त या सिर्फ एक तटस्थ देश नहीं रहा, बल्कि एक दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहा है। ये उनका कहना है। बाप रे, दुश्मन! ये तो बहुत बड़ा आरोप है। किस आधार पर कह रहे हैं वो ये? हाँ, वो इसकी शुरुआत करते हैं भारत के एक हालिया सैन्य कदम से। 1 जुलाई 2025 को भारत ने आईएनएस तमल नाम का एक युद्धपोत नौसेना में शामिल किया। तमल। शार्प के लिए ये सीधा सीधा सबूत है कि भारत अभी भी रूसी हथियारों पर कितना निर्भर है, और ये निर्भरता उनके हिसाब से रूस को अलग थलग करने की जो पश्चिमी कोशिशें हैं उन्हें कमजोर करती है। और वो रूसी हथियारों की क्वालिटी पर भी सवाल उठाते हैं, है ना? यूक्रेन का उदाहरण देकर। बिल्कुल। यूक्रेन में रूसी हथियारों के प्रदर्शन का हवाला देते हैं। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि भारत मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन उनके लिए ये रफ्तार बहुत धीमी है, मतलब नाकाफी है। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। कुछ रिपोर्टें हैं जैसे WION की, वो कहती हैं कि INS तमल में रूसी नहीं बल्कि यूक्रेनी इंजन लगे हो सकते हैं। ओ, यूक्रेनी, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। हाँ। तो ये दिखाता है कि भारत की जो रक्षा जरूरतें हैं वो कितनी जटिल हैं। वो अपने स्रोत मतलब डाइवर्सिफाई कर रहा है, विविधीकरण जिसे कहते हैं। सही। और ये भी सच है कि भारत अमेरिका के साथ भी तो नजदीकी बढ़ा रहा है। 10 साल का रक्षा समझौता हुआ है। फिर भी शार्प जैसे आलोचकों के लिए रूस के साथ ये जो जारी रिश्ते हैं, खासकर INS तमल जैसे प्रतीक, वो पश्चिम के साथ बढ़ते रिश्तों पर आप कह सकती हैं भारी पड़ते हैं उनके नजरिए से। समझ गया। तो ये सैन्य पहलू की बात। लेकिन शार्प एक और मुद्दे पर भारत की कड़ी आलोचना करते हैं, और वो है रूस से तेल का व्यापार। हाँ, ये मुद्दा तो और भी ज्यादा गर्म है आजकल। बिल्कुल। यहाँ वो भारत पर सीधे सीधे दोहरेपन का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि भारत भारी छूट पर रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है। और वो डार्क फ्लीट का भी जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल, कि ये तेल अक्सर डार्क फ्लीट टैंकरों के जरिए लाया जाता है। मतलब वो जहाज जो अपनी पहचान या लोकेशन छुपाकर पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करते हैं। और आंकड़े भी तो कुछ ऐसे ही दिखा रहे थे। मई 2025 में आयात काफी बढ़ गया था। हाँ, मई 2025 में भारत का रूस से तेल आयात पिछले 10 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। 10 महीने के उच्चतम स्तर पर। तो शार्प का मुख्य तर्क ये है कि इस व्यापार से रूस को सीधा पैसा मिल रहा है। बिल्कुल, और ये पैसा यूक्रेन में उसकी युद्ध प्रयासों में मदद कर रहा है। साथ ही ये व्यापार G7 देशों ने जो प्राइस कैप लगाया था रूसी तेल पर, हाँ, कीमत की जो सीमा लगाई, उसको भी ये बेअसर कर रहा है। शार्प इस बात से भी खासे नाराज है कि भारत ने रूसी बीमा कंपनियों को मंजूरी दे दी। अच्छा, बीमा वाला एंगल क्या है? इससे हुआ ये कि प्राइस कैप से ज्यादा कीमत पर भी तेल सप्लाई करना मुमकिन हो गया, क्योंकि अब रूसी कंपनियां ही बीमा दे रही थी। ओहो, तो ये तो G7 के प्रतिबंधों को पूरी तरह से बाईपास करने जैसा हुआ उनके नजरिए से। हाँ, शार्प तो ये मानते हैं। तो एक तरफ तो ये सारे आरोप हैं, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्या भारत का कोई पक्ष इसमें? बिल्कुल है, और मामला थोड़ा और उलझ जाता है जब हम उसे देखते हैं। कुछ स्रोत हैं जैसे ओप इंडिया, वो पश्चिमी देशों के अपने पाखंड की तरफ इशारा करते हैं। पाखंड किस तरह का? उनका तर्क है कि यूरोप खुद भले ही सीधे नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल खरीद रहा है। कैसे? भारत की रिफाइनरियों में वो तेल साफ होता है और फिर यूरोप उसे खरीद लेता है। अच्छा, मतलब भारत एक तरह का एनर्जी लॉन्ड्रिंग स्टेशन बन गया, ऐसा कह रहे हो? कुछ लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, जहां तेल का असली स्रोत छुप जाता है। और इसी बीच देखिए, अमेरिका में सीनेटर लिंजे ग्राहम का वो प्रस्ताव कि भारत जैसे देशों पर भारी टैक्स लगाया जाए रूसी तेल खरीदने के लिए, हाँ, वो भी सुना था। वो दिखाता है कि पश्चिम में झुंझलाहट बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का स्टैंड क्या है? वो इसे अपनी रणनीतिक स्वायत्ता कहता है। मतलब हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे। बिल्कुल, और ये हमारी आर्थिक जरूरत भी है। हमें सस्ता तेल मिल रहा है तो हम क्यों ना लें, ये भारत का पक्ष है। तो कुल मिला के शार्प का निष्कर्ष बहुत साफ है।
भारत को ये बीच का रास्ता या गुटनिरपेक्षता या तटस्थता छोड़नी होगी, एक पक्ष चुनना होगा। हाँ, या तो पश्चिम का साथ दो, वरना पश्चिम उसे एक विरोधी समझेगा। वो इसे पश्चिम के भरोसे के साथ एक तरह का धोखा मानते हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। कोई भी देश अपने पुराने रिश्तों जैसे भारत और रूस के ऐतिहासिक रक्षा संबंध है और अपनी आर्थिक मजबूरियां जैसे सस्ता तेल चाहिए और फिर ये बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इनके बीच संतुलन कैसे बनाए? बहुत मुश्किल संतुलन है ये। और सोशल मीडिया पर भी देखें तो राय एकदम बटी हुई दिखती है। कोई शार्प की बात सही मानता है, कोई भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की दलील देता है। ये तनाव साफ झलकता है। तो आज हमने टॉम शॉप के लेख और बाकी स्रोतों से ये समझने की कोशिश की कि भारत के रूस के साथ जो रिश्ते हैं, खासकर INS तमल और ये तेल वाला व्यापार, वो पश्चिम में खासकर शॉप जैसे आलोचकों के बीच कितनी तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर रहे हैं। उन्हें लगता है भारत पश्चिमी हितों को अनदेखा कर रहा है, रूस की मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत इसे अपनी रणनीतिक स्वायत्ता और राष्ट्रीय हितों का मामला बता रहा है। और कुछ तर्क तो पश्चिमी देशों के अपने कदमों और उनके दोहरे मापदंडों पर भी सवाल उठा रहे हैं, जैसे वो यूरोप वाला एंगल। सही कहा। अब सोचने वाली बात यह है, और शायद श्रोताओं के लिए भी, कि भविष्य में क्या होगा जैसे जैसे दुनिया के ऊर्जा बाजार बदलेंगे और भारत आत्मनिर्भरता पर और जोर देगा। तो ये भू राजनीतिक समीकरण कैसे बदलेंगे? क्या ये बदलाव भारत को पश्चिम के और करीब लाएगा या फिर उसकी स्वतंत्र विदेश नीति को और ज्यादा मजबूत करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी।